नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में एपोप्टोसिस के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में चर्चा करेंगे। बेसिक चीज को समझेंगे, इसके स्टेप्स को समझेंगे और पाथवे को देखेंगे कि किस तरह के इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे होते हैं और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कौन कौन से जो मॉलिक्यूल हैं एपोप्टोसिस को रेगुलेशन में इन्वॉल्व्ड हैं। अगर आप डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये CSIR नेट लाइफ साइंस के एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग एपोप्टोसिस को देखते हैं और साथ साथ हम लोग CSIR से संबंधित कुछ सवाल को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, अब सबसे पहली बात है कि एपोप्टोसिस कहते किसको हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है डेवलपमेंट के दौरान, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो एपोप्टोसिस है क्या? वास्तव में प्रोग्राम सेल डेथ है। ये प्रोसेस है प्रोग्राम सेल डेथ का। नॉर्मल सेल है और नॉर्मल सेल्स को क्या करना, अगर मान लो कील करना है, इसका यूज नहीं है तो इसको क्या करना है, कील करना है। तो एपोप्टोसिस प्रोसेस के दौरान आप इसको कील कर सकते हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से क्या कर सकते हैं, कील कर सकते हैं। या एपोप्टोसिस का जो इस्तेमाल होता है अनवांटेड सेल को इलिमिनेट करने में, अर्ली डेवलपमेंट में काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। अनवांटेड सेल को इलिमिनेट किया जाता है अर्ली डेवलपमेंट में। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं फिंगर्स ऑफ डेवलपिंग हैंड। अगर हैंड की बात करें और एपोप्टोसिस लैक हो जाए, मतलब वहां एपोप्टोसिस काम न करे, तो आप देख सकते हैं कि दोनों फिंगर्स आपस में जुटे रह जाते हैं। अगर सही तरीके से अगर एपोप्टोसिस हो जाता बिल्कुल सही तरीके से, तो ये दोनों फिंगर आपस में अलग अलग होते, क्योंकि वहां पर सेल डेथ होता, कील हो जाता और यहाँ क्या दोनों फिंगर सेपरेट आउट हो जाते। साथ ही साथ आप स्टोव को भी देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर किलिंग नहीं हुआ है, प्रॉपर सेल डेथ नहीं हुआ है, एपोप्टोसिस सही तरीके से नहीं हुआ, इसी के वजह से दोनों आपस में सटे हुए हैं। अगर सही होता तो ये बिल्कुल क्या होता, दोनों टो के अंगुलियां हैं अलग अलग हो जाती। अब हम आगे देखते हैं कि अगर एडल्ट की बात करें तो यहाँ पर ये क्या करता है, एडल्ट सेल में रिमूव करता है बॉडी सेल और दैट हैज बीन डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। अगर कोई ऐसा सेल है जो रिपेयर नहीं हो सकता है, उसको एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू इलिमिनेट करता है। और ऐसा एलिमिनेट करने से होता क्या है कि आप कैंसर होने से बच जाते हैं। साथ ही साथ सरल भाषा में कहें तो ये इलिमिनेट करने की काम करता है प्री कैंसरस सेल जो कैंसर बन सकता है, और वायरस इन्फेक्टेड सेल को हटाने का काम करता है। साथ ही साथ ये प्रोसेस है बाइलेंस करता है सेल इन ह्यूमन बॉडी, मतलब कि पुराने अनवांटेड सेल को किल करता है और नए सेल का निर्माण के लिए जगह प्रोवाइड करता है। अदरवाइज बहुत सारे सेल होते तो अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन होता। एनीवे, अब हम लोग जो देखते हैं, पहला हमने देखा कि लैक ऑफ एपोप्टोसिस से देखा कि कैसे टो का डेवलपमेंट नहीं हुआ, सेल डेथ अगर सही होता तो ये अच्छे तरीके से फिंगर सेपरेट आउट होते। दूसरा चीज मैंने आपको एक बात बोला था कि कैंसर को प्रिवेंट करते हैं, उस बात को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे एपोप्टोसिस जो है कैंसर को प्रिवेंट करता है एडल्ट सेल में। अगर डीएनए का डैमेज हुआ तो जनरली क्या है, डीएनए डैमेज को रिपेयर करने के लिए रिपेयर मैकेनिज्म है जो डीएनए को रिपेयर कर देते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश से डीएनए का रिपेयर नहीं हुआ, जो डैमेज हुआ अनफिक्स, मतलब फिक्स नहीं किया जा सकता है, तो आपके लिए दो प्रोसेस है। पहला जो प्रोसेस एपोप्टोसिस, दूसरा क्या है सेल डिवाइडिंग कंटिन्यू। कहने का क्या मतलब है कि अगर एपोप्टोसिस हुआ तो क्या होगा, इस तरह के जो डीएनए डैमेज सेल जो रिपेयर नहीं हो पाए थे वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो कील हो जाएगा, वैसा सेल का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी कारण से एपोप्टोसिस नहीं हुआ और डीएनए डैमेज है, तो हो सकता है कि सेल में मिसरेगुलेशन हो जाए और सेल का ग्रोथ बढ़ जाए, क्योंकि डीएनए डैमेज से हो सकता है कि ऐसे रीजन में हुआ जो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है, तो अगर वो ज़्यादा सिंथेसिस होने लगे तो चांसेस है कि सेल डिवीजन कंटिन्यू हो जाए और बहुत ज़्यादा हो, और इस तरीके से वो कैंसर काउज करेंगे। अब बात आती है आगे को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। पहला जो चीज है कहने का मतलब कि स्टेप्स ऑफ एपोप्टोसिस या स्टेज ऑफ एपोप्टोसिस की बात करें तो कैसे स्टेज के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो पहला क्या, अगर हेल्दी सेल है
और इसको एपोप्टोसिस में जाना है तो सबसे पहले दो तरह की बात है, या तो कोई एक्सटेंसिक सिग्नल आएगा, कोई बाहर से सिग्नल आएगा, या कोई इंटरनल सिग्नल जो काम करेगा सेल डेथ को प्रमोट करने की कोशिश करेगा और डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। हम लोग देखते हैं उस बात को, आगे हम लोग देखेंगे इस पाथवे को, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक को। जैसे ही अगर सिग्नल आ गया तो सेल क्या हो गया, कमिटेड हो गया डाई को। जब एक बार कमिटमेंट हो गया तो ये रिवर्सेबल है, कोई भी रिवर्सेबल नहीं हो सकता, मतलब उसको मरना ही मरना है। जैसे ही अगर हो गया तो उसके बाद क्या होगा, ये सेल है फ्रेगमेंट में कंडेंस होने लगता है, डीएनए फ्रेगमेंट होने लगते हैं, सेल के डिफरेंट बॉडी कंडेंस होने लगते हैं और अल्टीमेटली जो है फैगोसाइटोसिस के द्वारा मैक्रोफॉज या नेबरिंग सेल इसको इनगल्फमेंट का काम करते हैं और डिग्रीगेशन कंप्लीट हो जाता है। और जो भी सेल के कंटेंट है सही तरीके से प्रोग्राम सेल डेथ की मदद से बिल्कुल सही तरीके से सही जगह पर ठिकाने लगा दिए जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमने यहाँ देखा कैसे स्टेज ऑफ एपोप्टोसिस है। अब हम जो बात करते हैं, दो तरह के पाथवे की बात करते हैं, कौन कौन से, इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक की बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रेंसिक की बात करते हैं। तो सेल के अंदर अगर किसी तरह का स्ट्रेस हो, या जैसे एग्जांपल के लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो होता क्या है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, साइटोक्रोम सी। याद रखना है कि साइटोक्रोम सी एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा रिलीज होता है ऑन रिस्पॉन्स ऑफ इंट्रासेलुलर स्ट्रेस। एक साइटोक्रोम सी जो है प्रो कैस्पेज 9 को एक्टिवेट करके कैस्पेज 9 बनाता है और ये कैस्पेज 3 को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और कैस्पेज 3 जो है कहीं ना कहीं आपको एपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। अब दूसरी बात, एक्सट्रेंसिक पाथवे की बात करें तो इसमें क्या होता है, बाहर के लाइगेंड्स जो भी सिग्नल मॉलिक्यूल हैं वो बाइंड करते हैं डेथ रिसेप्टर पर और ये प्रो कैस्पेज 8 को एक्टिवेट करता है और एक्टिव कैस्पेज 8 बन जाता है। और कैस्पेज 8 जो है आपको प्रो कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करके कैस्पेज 3 एक्टिवेटेड कैस्पेज बनाता है और ये एपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। तो कहीं ना कहीं जो दोनों पाथवे एक्सट्रेंसिक और इंट्रिंसिक आपको कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करते हैं थ्रू द एक्टिवेटिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। एक्सट्रेंसिक कैस्पेज 8 कैस्पेज 3, इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट मॉलिक्यूल कैस्पेज 3 रिलीज करते हैं, प्रो कैस्पेज 9 को एक्टिवेट करके कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कैस्पेज 8 जो है बीट प्रोटीन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया से एसोसिएटेड होते हैं। BCL2 इस प्रोटीन का नाम याद रखना है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बात है, BCL2, साइटोक्रोम सी काफी महत्वपूर्ण है, कैस्पेज 3, कैस्पेज 8, कैस्पेज 9 और आपका ये डेथ रिसेप्टर और लाइगेंड, इसका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। आइए हम लोग अब देखते हैं, रेगुलेशन की बात करते हैं कि एपोप्टोसिस कैसे रेगुलेट होता है। तो दो तरह के फैक्टर्स जो हैं एपोप्टोसिस के रेगुलेशन में इन्वॉल्व हैं, रेगुलेट करते हैं, उसको घटाते और बढ़ाने में इन्वॉल्व हैं। तो एक तरह के फैक्टर को बोलते हैं एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर और दूसरे तरह के फैक्टर बोलते हैं प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर। क्या कहता है एंटी एपोप्टोटिक और प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर? पहली बात, एंटी एपोप्टोटिक जो है आपको एपोप्टोसिस को रोकने का काम करता है, रोकने का काम करता है। प्रो एपोप्टोटिक प्रमोट करने का काम करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है कि जो सेल में फैक्टर होंगे तो कहीं ना कहीं एपोप्टोसिस को प्रमोट करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि दोनों जो प्रोटीन है, फैक्टर्स हैं, जो बिलोंग करते हैं BCL2 फैमिली प्रोटीन को बिलोंग करते हैं। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब काफी सिंपल है कि इस तरह के प्रोटीन जो BCL2 में जो फैमिली में जो डोमेन है, दोनों तरह के प्रोटीन में पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर के कौन कौन से उदाहरण है। BCL2, BCLXL काफी महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था कि भाई ये एंटी एपोप्टोटिक मतलब अगर BCL2 है जो रोकने का काम करता है, एंटी एपोप्टोटिक। प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर जैसे बैक्स, बैड, बिग, बीड, बीम, पुमा, नॉक्सो, ये जो फैक्टर्स हैं ये एपोप्टोसिस को प्रमोट करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। तो दोनों फैक्टर को नाम याद रखना है, सवाल इसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और खास करके BCL2 को नाम याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है और कंपटीशन में काफी फ्रिक्वेंटली एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर है। एपोप्टोसिस को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। आइए हम लोग अब डिफरेंट तरह के एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे गए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
डिस्कस करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ चाहें तो जुड़ सकते हैं CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब से, जहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की सुविधा मौजूद है। 6202692436 पर आप विशेष जानकारी के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो जीके बायोलॉजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। साथ ही साथ आप चाहें तो जीके बायोलॉजी क्लास में जाइए, उसके प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें बहुत सारे वीडियो जो हैं आपके महत्वपूर्ण जो एग्जामिनेशन से संबंधित हैं डिस्क्राइब किए गए बिल्कुल सरल भाषा में, जो आपकी सफलता में मदद करेंगे। तो आइए हम लोग अब देखते हैं, जो 2-3 सवाल को हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है CSIR में इस तरह के सवाल को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, जो एपोप्टोसिस से पूछे जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मैच करेक्टली। बिल्कुल सही बात है। अगर हमको कोई भी जानकारी भी नहीं इस तरह से, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो कैस्पेज है इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व्ड होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। डिफरेंट तरह के कैस्पेजेज हैं, कैस्पेज 3 है, कैस्पेज 9 है। इनका इनएक्टिवेशन आपको एपोप्टोसिस को इनएक्टिवेट कर देगा। कैस्पेज का एक्टिवेशन जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करेगा। साथ ही साथ अब हम लोग एक और सवाल को देखते हैं जो जून में पूछा गया है। ये थोड़ा सवाल को सरलता पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, तो आइए हम लोग मिलके पढ़ते हैं। सेल्स अंडरगो एपोप्टोसिस बाय टू डिस्टिंक्ट इंटरकनेक्टेड पाथवे। सही बात है। इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक हमने देखा है। एक्सट्रेंसिक pathway activated by the extracellular signal binding cell surface receptors. Whenever apoptotic stimulus activate intrinsic pathway, the pro-apoptotic Bax protein becomes activated and induce the release of cytochrome C from the mitochondria and leading to cascade activating and result into apoptosis. बिल्कुल सही है। पाथवे के बारे में बताया गया है कि कैसे इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक काम करते हैं। अब बताया जा रहा है कि कोई सेल ए है और साइटोक्रोम सी इज इंट्रोड्यूस इन माइक्रो इंजेक्शन। अगर आप किसी भी सेल में साइटोक्रोम सी अगर इंजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। ऑब्वियसली साइटोक्रोम सी अगर आप जैसे ही इंजेक्ट कर देंगे किसी तरह के सेल में, तो देख सकते हैं इंजेक्ट कर दिए। जनरली साइटोक्रोम सी जो होता है इंट्रिंसिक रिस्पांस के अगेंस्ट माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है, लेकिन अगर आपने इंजेक्ट कर दिया है तो कहीं ना कहीं वो एपोप्टोसिस को प्रमोट करेगा। कैस्पेज 9 के, कैस्पेज 3 के एक्टिवेशन के थ्रू एपोप्टोसिस को प्रमोट करेगा और कंप्लीट एपोप्टोसिस सेल का हो जाएगा। अब दूसरे सवाल को देखते हैं कि क्या बोल रहा है आगे। इन सेल बी साइटोक्रोम सी जो इंट्रोड्यूस माइक्रो इंजेक्शन, साइटोक्रोम सी को फिर डाला जा रहा है बट बैक्स और बैक आर इनएक्टिवेटेड। अब यहां पर ध्यान से देने वाली बात है कि अगर बैक्स और बैक्स प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर दें क्या फर्क पड़ता है अगर आप साइटोक्रोम सी को इंजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो साइटोक्रोम सी फिर एक्टिवेट कर देगा कैस्पेज 9 कैस्पेज 3 और 100% एपोप्टोसिस देखने को मिलेगा। अगर यही सवाल रहता इस तरीके से जस्ट फन के लिए कि साइटोक्रोम सी को आप इंजेक्ट कर रहे हैं लेकिन कैस्पेज 9 को इनएक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपका एपोप्टोसिस नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं तो क्या आंसर होना चाहिए आप बना सकते हैं। 100% एपोप्टोसिस इसमें भी होगा और 100% एपोप्टोसिस इसमें भी होगा। अब अगला सवाल है, अगर आप कौन सी स्थिति में कर दें कि भाई कैस्पेज 9 या कैस्पेज 8 में क्या बदलाव कर दें, कुछ कर दें कि किसी का एक्टिवेशन सेल का बढ़ जाए या घट जाए। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन अब देखें कि दोनों परिस्थिति में इसका जो सही आंसर होगा आपका ये होगा, दोनों में होगा। पहले में कैस्पेज को आप एक्टिवेट कर दिए इंजेक्ट करके, सॉरी कैस्पेज को नहीं साइटोक्रोम सी डाला आपने, दूसरे में भी साइटोक्रोम सी डाला आपने, लेकिन डाउन स्ट्रीम के मॉलिक्यूल को नहीं, आपने अप स्ट्रीम मॉलिक्यूल को मतलब इनएक्टिवेट किया है, तो कहीं ना कहीं उसमें कैस्पेज 100% देखने को मिलेगा। तो आपका सही आंसर जो होगा ये होगा। ठीक उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस चार्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, इससे सवाल पूछे जाते हैं डिफरेंट तरह के एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। एनीवे लास्ट में मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूं कि अगर आप जेके बायोलॉजी को प्लस पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।